नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग डेवलपमेंट की, जहां पे रसिया का जो ड्रोन है वो पहले पोलैंड में और उसके बाद अब रोमानिया के सीमाओं में दाखिल हो चुका है। और ये घटना सिर्फ एक बॉर्डर का एक्सीडेंट नहीं है कि एक्सीडेंटली जो रसिया का ड्रोन है वो पहले पोलैंड और फिर रोमानिया के बॉर्डर के अंदर घुस गया हो, बल्कि ये एक तरीके से नेटो और रसिया की सीधी टकराव की ओर बढ़ता हुआ कदम है। और ऐसा नहीं है कि ये एक आइसोलेटेड कदम है, बल्कि इसके पीछे 2022 में जो यूक्रेन वार शुरू हुआ था, जो अभी तक चल रहा है, और नेटो का जो आर्टिकल 5 है उसमें क्या कुछ है ये हम आगे समझेंगे। इसके अलावा बेलारूस जो रसिया के साथ ड्रिल कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बाल्टिक और ब्लैक सी में क्या स्ट्रेटजी, क्या चाल चल रहे हैं नेटो और रसिया, ये सब कुछ हमें समझने की जरूरत है। तभी हम इस बात को समझ पाएंगे कि क्या नया कोल्ड वार शुरू हो रहा है या फिर सीधे वर्ल्ड वार 3 दस्तक दे चुका है। क्या कुछ हुआ है, सब कुछ आइए डिटेल में, आसान भाषा में और सीक्वेंस में समझते हैं। तो सबसे पहली बात, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि पॉलिश एयर स्पेस में रशियन मेड ड्रोन्स घुसे, कुछ को गिराया गया, कुछ अंदर चले गए। लेकिन उसके कुछ दिन बाद, यानी 2-4 दिन बाद, रोमानिया जो कि पोलैंड की तरह खुद भी एक नेटो मेंबर है, इसके बॉर्डर के अंदर भी रशियन ड्रोन्स गिरे। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये महज एक एक्सीडेंट है या रसिया का टेस्टिंग मूव है। क्यों हम इसको टेस्टिंग मूव कह रहे हैं? क्योंकि नेटो जो है वो 32 देशों का सिक्योरिटी अलायंस है, जिसका आर्टिकल 5 साफ कहता है कि अगर एक देश पे अटैक होता है तो ये नेटो के सभी देशों पे अटैक माना जाएगा। यानी कहीं रसिया ये टेस्ट तो नहीं कर रहा है पोलैंड के अंदर ड्रोन भेज के, रोमानिया के अंदर ड्रोन भेज के, कि आखिर नेटो रिस्पॉन्स कैसे करता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रसिया और नेटो की लड़ाई का जो पृष्ठभूमि है ना, उसको समझ लेते हैं तो तस्वीर ज्यादा क्लियर होगी। देखो, 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो फिर यूक्रेन, बाल्टिक देश और कई छोटे छोटे मुल्क आजाद हुए। नेटो जो कोल्ड वार के समय में सोवियत खतरे से निपटने के लिए बनाया गया था, आज की सिचुएशन में वो रसिया के दरवाजे तक पहुंच गया है। और पुतिन बार बार कह रहे हैं कि नेटो का जो एक्सपेंशन हो रहा है वो सीधे सीधे रसिया की सिक्योरिटी को खतरा है। यही वजह थी कि यूक्रेन के नेटो ज्वाइन करने के सपने पर 2022 में रसिया ने हमला कर दिया। तो यूक्रेन तो नेटो का मेंबर नहीं था, इसलिए अमेरिका समेत बाकी जो यूरोप के देश हैं वो इस युद्ध में नहीं कूदे। लेकिन अब जब पोलैंड और रोमानिया की जमीन पर रशियन के ड्रोन्स गिरे हैं, तो सीधा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये रेड लाइन रसिया ने क्रॉस कर दी है और क्या अब नेटो भी इस लड़ाई में कूदेगा। क्योंकि अगर हम पोलैंड की बात करें तो ये नेटो का एक ईस्टर्न गेट कीपर है, मतलब नेटो का जो सबसे ईस्टर्न देश है वो पोलैंड है, और यहाँ पे अमेरिका के ट्रूप्स और मिसाइल डिफेंस पहले से ही तैयार हैं। अगर हम रोमानिया की बात करें तो ब्लैक सी का एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है रोमानिया। अगर यहाँ पे इनस्टेबिलिटी बढ़ी तो नेटो का जो सप्लाई रूट है और जो एनर्जी कॉरिडोर है वो दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, यूक्रेन तो चलो नेटो का सदस्य नहीं था, इसलिए वेस्ट को एक बहाना मिल गया कि भैया हम इसलिए लड़ाई में नहीं उतर रहे क्योंकि यूक्रेन तो अभी नेटो में जुड़ा भी नहीं है। लेकिन पोलैंड और रोमानिया दोनों नेटो कंट्रीज हैं। अगर आर्टिकल 5 एक्टिवेट होता है तो इसका मतलब ये होगा कि सीधे सीधे नेटो और रसिया के बीच में युद्ध। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है भाई ड्रोन गलती से नेटो कंट्रीज में जाके गिर गए हों, इसको इतना हाइप करने की जरूरत क्या है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि 3 साल से रसिया यूक्रेन लड़ाई चल रही है, ऐसी गलती, ऐसा एक्सीडेंट अभी तक तो नहीं हुआ, और फिर अचानक से पोलैंड में, उसके 3-4 दिन बाद रोमानिया में रशियन ड्रोन्स का गिरना एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इसका दूसरा पहलू ये है कि हो सकता है मॉस्को जानबूझ के ये प्रोवोकेशन कर रहा है, एक हिसाब से चेक कर रहा है, छोटे छोटे हमले करके ये टेस्ट कर रहा है कि नेटो की यूनिटी कितनी मजबूत है और ये लोग किस हद तक जाएंगे। इसके अलावा रसिया ने एक और फ्रंट खोला है। दरअसल रसिया और बेलारूस ने अपने वेस्ट फ्रंट पे मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट की है, एक नया वार गेम जिसका नाम दिया है जेपेट 2025। यानी ये साफ संकेत है कि मॉस्को केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, उसकी निगाह पोलैंड, बाल्टिक स्टेट और बाल्टिक सी पर भी है। क्योंकि 2022 में इन्वेजन से पहले, यूक्रेन पे इन्वेजन से पहले रसिया और बेलारूस ने इसी तरीके से यूक्रेन बॉर्डर पर मैसिव मिलिट्री ड्रिल किया था, और उसके कुछ हफ्ते बाद रसिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया था। तो ये जो नया जेपेट 2025 का ड्रिल है, ये भी एक तरीके से संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि क्या रसिया वाकई में पोलैंड और रोमानिया पर अटैक करने वाला है। और अगर हम सिंपली समझें कि आखिर रसिया की स्ट्रेटजी क्या है, बार बार नेटो को प्रवोक करके आखिर रसिया हासिल क्या करना चाह रहा है, तो देखो जो सिंपल चीजें समझ में आ रही है कि रसिया एक बफर जोन बनाना चाह रहा है, यानी पुराने यूएसएसआर के देशों पर अपना मिलिट्री डोमिनेंस फिर से कायम करना चाह रहा है। इसके अलावा बाल्टिक सी, ब्लैक सी पे रसिया अपना कंट्रोल चाहता है, जिससे यूरोप और नेटो के सी रूट्स को वो दबा सके। इसके अलावा पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों पे ड्रोन अटैक करके या फिर वहां पे ड्रोन भेज के एक प्रेशर टैक्टिक्स को यूज किया जा रहा है। देखा ये जा रहा है कि बेसिकली वेस्ट के अंदर यूनिटी कितनी है, और क्या सच में अमेरिका और यूरोप पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों के लिए खड़े होंगे। और एनालिस्ट रसिया के इस स्ट्रेटजी को सलामी स्लाइसिंग का नाम दे रहे हैं, यानी रसिया धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों को काट के अपनी पकड़ मजबूत बनाया जा रहा है। अब इन सारी डेवलपमेंट को लेके नेटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग और नए सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने साफ साफ संकेत दिया है कि वी आर रेडी। नेटो ने अपने ईस्टर्न फ्लैंक यानी कि पोलैंड और रोमानिया
प्लस बाल्टिक बॉर्डर्स पर ईस्टर्न सेंट्री मिशन लॉन्च किया है। इसमें यूके के फाइटर जेट्स, यूएस का सर्विलांस एयरक्राफ्ट और यूरोपियन नेवल एसेट को डिप्लॉय किया जाएगा। यानी मामला साफ है, अगर रसिया प्रोवोक कर रहा है तो नेटो भी अपनी तैयारी कर रहा है और अब नेटो सिर्फ यूक्रेन को हथियार देकर सपोर्ट नहीं करेगा बल्कि खुद भी बॉर्डर पर खड़ा दिखाई देगा। अब जरा सा समझते हैं कि इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा जो अभी डेवलपमेंट हुई है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि एनर्जी प्राइसेस में फिर से उछाल देखा गया है क्योंकि ब्लैक सी का जो रूट है वो अब रिस्की हो गया है। इसके अलावा ग्रेन एक्सपोर्ट पे भी संकट गहराता जा रहा है, खासकर अफ्रीका और एशिया के जो फूड इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर इसका बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। डिफेंस स्पेंडिंग रिकॉर्ड लेवल पे बढ़ने वाली है। यूरोप का आर्म इंपोर्ट्स 2022 के मुकाबले 200% बढ़ चुका है। यानी रसिया की तरह यूरोपियन की जो डेड इकोनॉमी है वो भी अब मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स की वजह से फिर से रिवाइव हो रही है। और रही बात अमेरिका की, तो उसके लिए एक नया डिलेमा खड़ा है क्योंकि एक तरफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का राजनीतिक दबाव है, दूसरी तरफ रसिया को रोकने की जिम्मेदारी भी है। यूएस कांग्रेस में यूक्रेन की सपोर्ट पर डिवाइड देखने को मिला है, लेकिन पोलैंड और रोमानिया दोनों नेटो मेंबर हैं और दोनों अंडर आर्टिकल 5 प्रोटेक्टेड हैं। यानी अमेरिका चाहे या ना चाहे, अगर रसिया ने ज्यादा आगे कदम बढ़ाया तो अमेरिका को डायरेक्टली इस युद्ध में उतरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे टेस्ट केवल अमेरिका का नहीं है। पोलैंड और रोमानिया बार बार कह रहे हैं कि भैया हम फ्रंट लाइन है, हमें बचा लो, वरना फिर अगर पोलैंड और रोमानिया हाथ से निकल गया तो फिर यूरोप सेफ नहीं रहेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या फ्रांस और जर्मनी जैसे देश इतना तेजी से रिएक्शन देंगे। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि मॉस्को दरअसल यही टेस्ट कर रहा है कि यूरोप खुद में कितना यूनाइटेड है या फिर कंप्लीटली ये लोग अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। और दोस्तों, इस घटना के बाद कहीं ना कहीं रसिया यूक्रेन वार जो है वो एक नए फेज में जा रहा है क्योंकि 2022 में मॉस्को ने कहा था कि हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ कीव और डोनबास है, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। क्राइमिया, ब्लैक सी, ईस्टर्न यूक्रेन पर रसिया का ऑलरेडी कंट्रोल है और अब उनकी नजर पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर पे भी है। अब इस इंसिडेंट को लेके अगर हम दुनिया का स्टैंड देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि चाइना कहां खड़ा है। देखो, चाइना रसिया को ओपनली सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन वेस्ट के खिलाफ नैरेटिव शेयर जरूर करता है, चाहे फिर वो ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो, चाहे एनर्जी डील्स हो या फिर मिलिट्री का टेक्निकल सपोर्ट रसिया को देना हो। ये सब इनडायरेक्टली रसिया को सस्टेन करने के लिए चाइना करता है। ग्लोबल साउथ के कई देश हैं जैसे इंडिया है, ब्राजील है, इनका डिलेमा अलग है। एक तरफ इनको चीप एनर्जी इंपोर्ट करना है रसिया से, दूसरी तरफ वेस्ट का प्रेशर है, उनका सैंक्शन है। तो कुल मिला जुला के रसिया वर्सेस नेटो में दुनिया बटी हुई है। और अगर हम बात करें कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो सकता है, तो देखो, एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि रसिया अभी भी फुल स्केल नेटो पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन जो ग्रे जोन का टैक्टिक्स है उसको जरूर यूज करेगा। यानी एक्सीडेंटल ड्रोन हो गया, स्मॉल मिसाइल स्ट्राइक हो गया या फिर साइबर अटैक हो गया, ये सारे टैक्टिक्स रसिया बार बार यूज करेगा ताकि नेटो इंटरनली डिवाइड रहे और यूक्रेन नेगोशिएशन टेबल पर आ सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस घटना के बाद नेटो और रसिया डायरेक्ट आमने सामने खड़े हैं। एक छोटा सा ड्रोन इंसिडेंट, एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन एक बड़ा ग्लोबल क्राइसिस खड़ा कर सकती है। एनर्जी से लेके इकोनॉमी तक, सिक्योरिटी से लेके डिप्लोमेसी तक, सब कुछ दांव पे लगा है। ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, क्या नेटो और रसिया सचमुच सीधे युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं या सिर्फ एक पावर प्ले हो रहा है इसमें बस नए कोल्ड वार की वापसी होगी, या आपको लगता है थर्ड वर्ल्ड वार दरवाजे पे दस्तक दे चुका है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।